अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहिउद्दीन नवाब की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है लहू के फूल। तो आइए शुरू करते हैं। कथागाड़ी बहुत ही पुरानी और बूढ़ी थी। इसमें बैठी हुई लड़की नहायत ही हसीन और जवान थी। गाड़ी कच्चे रास्ते के नशेबो फराज में हिचकोले खाती हुई तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी। गाड़ी बान के पीछे बैठी हुई लड़की हर हिचकोले पर डगमगा रही थी और चारों तरफ ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे पहली बार इस इलाके से गुजर रही हो। दूर दूर तक सिंध की बंजर ज़मीनें फैली हुई थीं। कहीं कहीं खेत नज़र आ रहे थे और जहाँ खेत नज़र आ जाते थे वहाँ लड़की की आंखों में प्यार भरी खुशियों की चमक पैदा हो जाती थी। यूँ लगता था वो इन खेतों की जवान फसलों में अपने गबरू जवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रही हो। इसकी स्याह गजाली आँखें, रेशम जैसे सुनहरे बाल, इसके चेहरे की दूधिया गुलाबी रंगत और इसका पहनावा देखकर ये पता चलता था कि वो पंजाब के किसी इलाके से आई है और सिंध की तपती हुई धूप में पसीना पसीना होती जा रही है। धूप की तपिश में उसका चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख हो रहा था। रास्ते की उड़ती हुई गिर्द इसके हुस्न को धुंधलाने में नाकाम हो रही थी। गाड़ी झटके खाती हुई कभी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर उछलती हुई धमकियां दे रही थी कि इसे उठाकर रास्ते के किनारे फेंक देगी, लेकिन वो बड़े ही मुस्तहकम एतमाद से ऐसे बैठी हुई थी जैसे एक औरत अपनी आंखों में इंतज़ार सजाकर और एक माँ अपनी गोद में बच्चे को संभाल कर बैठती है। इसकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा था। बच्चा इसके हाथों के पालने में था और इसके सीने से लगा हुआ था। इसके सर के बाल भी सुनहरी थे, जिस्म की रंगत सुर्ख व सफ़ेद थी। इसे इस दुनिया में आए हुए ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन हुए थे। लड़की इसी इंतज़ार में थी कि बच्चा गोद में आएगा तो इस सफ़र का आगाज़ करेगी। इसके घर वालों ने इसे रोका था कि ऐसी हालत में इसे घर से नहीं निकलना चाहिए, लेकिन वो सबके रोकने टोकने के बावजूद बच्चे के बाप की तलाश में निकल गई थी। न जाने वो कौन बदनसीब था जो ऐसे बेपनाह हुस्न शबाब को भूलकर कहीं भटक गया था। वो हसीना तो ऐसी थी जिसे कोई भी शख्स अपनी निगाहों के फ्रेम में हर वक्त सजाए रखता। इस वक्त वो नारंगी रंग के सूट में सूख गुलाब की तरह खिली हुई थी। इसके महबूब को सूख गुलाब पसंद थे। वो अक्सर सोचता था कि जब इसका एक मकान होगा तो उसके आंगन में सुर्ख गुलाब के पौधे लगाएगा, लेकिन जब वो दुल्हन बनकर आई तो उसने घूंघट उठाकर कहा, शादो, इस सुर्ख जोड़े में तू गुलाब की कली नज़र आती है। कभी कभी ये लिबास पहन लिया करना। अब मैं गुलाब के पौधे नहीं लगाऊंगा। शादो उन लम्हात को सिंध की जलती हुई धूप में याद करके मुस्कुराने लगी। औरत कहीं भी हो, अगर उसकी आंखों में अपने गबरू जवान की तस्वीर हो तो वो अंगारों पर भी चलते चलते मुस्कुराती है। दूर एक बड़ा सा मकान नज़र आ रहा था। मट्टी की छत और मट्टी की दीवारें थीं। एक दरख्त के साए में 2 भैंसें बैठी हुई जुगाली कर रही थीं। शायद उसकी मंजिल आ गई थी। इसका इंतज़ार ख़त्म हो रहा था। गधा गाड़ी दरवाजे के करीब आकर रुक गई। गाड़ीबान ने खुरदरे लहजे में कहा, ये उस्मान गोट है। आगे 2 फर्लांग पर एक छोटी सी बस्ती है। अब बताओ, इसी मकान में जाना है या आगे बस्ती में? मेरे ख्याल में यही मकान है, शादो ने कहा। मैं इसी मकान के पते पर ख़त लिखती रही हूँ। तुम ज़रा ठहरो, मैं दरवाजे पर दस्तक देकर पूछती हूँ। गाड़ीबान ने हाथ उठाकर बेरुखी से कहा, बीबी जी, मेरा किराया दो, मैं यहाँ से जाऊँगा। तुम 10 घरों में पूछती फिरोगी तो मैं तुम्हारे पीछे तो नहीं फिरूँगा। वो तो स्टेशन मास्टर की ज़बरदस्ती से मैं 20 मील दूर आ गया हूँ। अच्छा जुल्म है, बाबू लोग रोब जमा कर हमें भी गधों की तरह हाँक देते हैं। लाओ मेरा किराया, पूरे 6 रुपये लूँगा। वो चुपचाप गाड़ी से उतरने लगी। गाड़ीबान ने कपड़ों की गठरी और प्लास्टिक का थैला उठाकर दरवाजे पर रख दिया। फिर इससे 6 रुपये वसूल करके गाड़ी को मोड़ता और ज़ेरे लब बुड़बुड़ाता हुआ वापस जाने लगा। वो इस अनजानी जगह पर तन्हा रह गई। दरवाजे पर सामान रखा था। गोद में बच्चा सो रहा था और सर पर सूरज चमक रहा था। वो आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक देने लगी। दस्तक के जवाब में थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर दरवाज़ा ज़रा सा खुला।
इतना ज़रा सा कि अंदर से सिर्फ एक बुढ़िया का चेहरा झांकता हुआ नजर आ रहा था। बिखरे हुए सफ़ेद बालों के दरमियान स्याही माइल छुरियोंदार चेहरा, आंखें अंदर को धसी हुई, नाक तोते की तरह नोकीली, सामने के 2 दांत कदरे लंबे थे और निचले होंठों पर धसे हुए लगते थे। वो ऐसा खबीस चेहरा था कि शादो इसे देखते ही किसी अनजाने खतरे के एहसास से कांप गई। इसने लड़खड़ाती हुई ज़बान से पूछा, ये फरीदे का मकान है? फरीदे? बुढ़िया ने इसे चुभती हुई नज़रों से देखा। तुम कौन हो? मेरा नाम शादा है, मैं जलानवाला से आई हूँ। फरीदे यानी कि फरीद अहमद मेरा खामिद है। बुढ़िया की नज़रें और ज़्यादा चुभने लगीं। मकान के अंदर से किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी, माँ जी, कौन है? बुढ़िया ने जवाब दिया, एक जवान लड़की है, गोद में बच्चा है, कहती है कि फरीद इसका खामिद है। इसकी बात पूरी होते ही एक औरत वहाँ पहुँच गई और दरवाजे की पूरी तरह खोलकर उसे देखने लगी। आने वाली औरत शादो की हम उम्र थी, उसकी तरह जवान और सेहतमंद थी, लेकिन उसके जैसा उजला रंग नहीं था। वो गहरे सांवले रंग की दोशीज़ा थी। वो शादो को ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे कोई मुसीबत दरवाजे पर आ गई हो। वो रूखेपन से बोली, यहाँ कोई फरीद अहमद नहीं रहता है, आगे बस्ती में जाकर पूछो। ये कैसे हो सकता है? शादो ने कहा, मैं फरीद अहमद, उस्मान कोट, मारिफत, महकमा ज़रात, सिंध के पते पर ख़त लिखती रही हूँ। 7 माह पहले फरीदे ने मेरे ख़त का जवाब दिया था। बहन, तुम ही मेरी ये उलझन दूर करो कि यहाँ से किस फरीदे ने मुझे ख़त लिखा था। इस सांवली लड़की ने कहा, तुम खुद हमें उलझा रही हो। हम पहली बार किसी फरीद का नाम सुन रहे हैं। तुम महकमे वालों के पास जाकर पूछो तो तुम्हें हकीकत मालूम हो जाएगी। मैं कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ? इस इलाके में पहली बार आई हूँ। सफ़र की थकन से बुरा हाल हो रहा है। अब एक कदम आगे बढ़ने का भी हौसला नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ी देर यहाँ सस्ताने की इजाज़त नहीं दोगी? तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम भी पंजाब की रहने वाली हो। मैं तुम्हारे इलाके की हूँ। मेरी परेशानियों का कुछ ख्याल करो। सांवली लड़की ने अपनी बूढ़ी माँ को सवालिया नज़रों से देखा। खबीस बुढ़िया ने शादो से कहा, ये मेरी बेटी कुंदन बीबी है। सुबह इसका बच्चा मर गया है, घर में इसकी मैयत पड़ी है। तुम्हारी गोद का बच्चा जिंदा है। क्या इस बच्चे को तुम हमारे घर में लेकर आओगी? माँ जी, शादो ने कहा, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। ही। बुढ़िया के 2 लंबे दांत कुछ और नुमायाँ हो गए। वो हंसती हुई बोली, बेशक ज़िंदगी खुदा के हाथ में है, लेकिन मौत तो इंसान के हाथ में है। एक इंसान बड़ी आसानी से दूसरे इंसान को मौत की नींद सुला देता है। शादो को ऐसे लगा जैसे वो बुढ़िया धमकी दे रही है। कोई दूसरा वक्त होता तो शादो इस खबीस बुढ़िया और बदमिजाज कुंदन बीबी की सूरत तक देखना गवारा न करती, मगर इस वक्त आसपास कोई दूसरा मकान न था। करीबी बस्ती वहाँ से 2 फर्लांग के फासले पर थी। गधा गाड़ी में 20 मील का सफ़र करने के बाद बदन का जोर दुख रहा था। थकन, फरीद की गुमशुदगी, मायूसी और तन्हाई ने उसे ऐसा निढाल कर दिया था कि वो वहाँ बैठकर ज़रा थकन उतारने पर मजबूर हो गई थी। कुंदन ने कहा, ये इलाका बहुत ख़तरनाक है। चोर बदमाश तन्हा औरत को पाकर उसकी बेइज्जती करते हैं, फिर उसे कत्ल कर देते हैं। ताज्जुब है तुम यहाँ तक तन्हा कैसे आ गई हो? मोहब्बत खींच लाई है, शादो ने मुस्कुराकर कहा। जब तक फरीद का प्यार जिंदा है मुझे कोई कत्ल नहीं कर सकेगा। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाओ। दोनों माँ बेटी एक तरफ हो गईं। शादो एक हाथ से बच्चे को संभालकर और दूसरे हाथ से सामान उठाकर उनके सामने से गुजरी तो कुंदन मुरझा गई। इसका रंग सांवला था, लेकिन शादो के उजले रंग के मुकाबले में वो स्याह पड़ गई थी और बड़ी हासिदाना नज़रों से उसे देखे जा रही थी। बुढ़िया ने कहा, तुम बहुत दूर से आई हो, मैं तुम्हारे लिए नमकीन लस्सी लेकर आती हूँ। नहीं माँ जी, बच्चा मेरा दूध पीता है, मैं लस्सी पीऊँगी तो इसे ज़ुकाम हो जाएगा। आप मुझे एक गिलास ठंडा पानी पिला दीजिए। बुढ़िया कमरे से बाहर चली गई। शादो ने भी मंजी पर बैठकर बच्चे पर से चादर हटा दी।
और अपने दुपट्टे के आंचल से इसे पंखा झलने लगी। बच्चे ने आंखें खोल दी थीं। इसकी नीली नीली आंखें कुंदन के दिल में चुभने लगीं। वो बड़े गौर से इसे देख रही थी। माँ चाँद थी और बेटा चाँद का टुकड़ा था। शादो ने इसे चूम कर कहा, बिल्कुल अपने बाप जैसा है। फरीद की आंखें भी नीली हैं। कुंदन ने तंजिया अंदाज में पूछा, कहाँ है तुम्हारा फरीद? वो तंज ना करती, सादगी से पूछती, तब भी ये दिल दुखाने वाली बात थी कि फरीद इसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाने के लिए इसे छोड़कर चला गया है। वो इसे तलाश करने जड़ानवाला से बस में बैठकर शोरकोट आई। वहाँ से ट्रेन के ज़रिए शहजादपुर पहुँची। शहजादपुर से गधा गाड़ी में बैठकर इस उजाड़ इलाके में, जहाँ 2 भैंसों और 2 औरतों के सिवा कोई नज़र नहीं आ रहा था, वो कुंदन के सवाल का जवाब देने की बजाय दूसरी तरफ मुंह फेर कर बैठ गई। दूसरी तरफ के खुले हुए दरवाजे से घर का आंगन नजर आ रहा था। आंगन के वस्त में एक कुआं था और कुएं के उस पार नजर जाते ही शादो का दिल बेख्तियार धड़कने लगा। उसकी आंखें एक नई उम्मीद से रोशन हो गईं। कुएं के उस पार गुलाब के पौधे नजर आ रहे थे। गुलाब जो फरीद को पसंद थे, और वह अक्सर कहा करता था कि उसका अपना घर होगा तो वो आंगन में सुर्ख गुलाब के पौधे लगाएगा। मगर वहाँ जो गुलाब खिले हुए थे वो सफ़ेद थे, और वो औरतें कह रही थी कि ये फरीद अहमद का मकान नहीं है। फिर वो कौन शौकीन है जो इस बंजर ज़मीन पर गुलाब के फूल खिला रहा है? अब शादो को यकीन नहीं आ रहा था कि ये किसी दूसरे का मकान है। दिल कह रहा था कि वो अपने फरीद के मकान में बैठी है और उसके आंगन में गुलाब खिल रहे हैं। भला से वो सुर्ख ना हो सकता है कि वहाँ की मिट्टी में सुर्ख गुलाब न खिलते हों। फरीद ने सफ़ेद पर ही इक्तफा किया हो। बहरहाल दिल में उम्मीद की एक किरण फूट रही थी। उसने कुंदन से पूछा, तुम्हें गुलाब के फूल पसंद हैं? मेरे आदमी को पसंद हैं। वो कहते कहते ठिठक गई और होंठों को सख्ती से भींचकर शादो के नारंगी रंग के लिबास को खोलने लगी। वो लिबास की पंखड़ियों में सिमटी हुई सुर्ख गुलाब की एक कली नज़र आ रही थी। इसलिए कुंदन ये न कह सकी कि इसके मर्द को किस रंग का गुलाब पसंद है। शादो इससे पूछना चाहती थी कि वो कहते कहते क्यों रुक गई है, लेकिन इसी वक्त बुढ़िया एक गिलास पानी लेकर आ गई। उसने गिलास हाथ में लेते हुए पूछा, तुम्हारे खामिद का नाम क्या है? उसने पानी पीते हुए गिलास के उफक से देखा। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को मायनाखेज नज़रों से देख रही थीं। इसका नाम करमदीन है, कुंदन ने मुख्तसर सा जवाब दिया और जल्दी से अपनी माँ का बाजू पकड़कर इसे खींचती हुई कमरे से बाहर आंगन की तरफ ले गई। आंगन में पहुंचकर उसने कनखियों से शादो की जानिब देखा, फिर वहाँ से भी माँ को खींचती हुई दूसरी तरफ चली गई। शादो की नज़रों से ओझल हो गई। शादो इसी तरह मंची पर बैठी हुई थी। वो दोनों माँ बेटी उसकी नज़रों से ओझल हो गई थीं, लेकिन इनका साया आंगन के कच्चे फर्श पर नज़र आ रहा था। 2 साए आपस में सर जोड़कर कुछ कह रहे थे, कुछ सुन रहे थे। कभी इनके सर असबात में और कभी नफ़ी में हिलते थे। वो दोनों हाथ नचाकर बातें करने की आदी थीं, इसलिए इन सायों के हाथ बार बार नाच रहे थे। बस यूँ लग रहा था जैसे ढलती दोपहर में 2 चुड़ैलें आंगन के कच्चे फर्श पर थिरक रही हैं। इनकी हरकतों से शादो को यकीन हो रहा था कि वो माँ बेटी इससे कुछ छुपा रही हैं। जो कहना चाहिए वो नहीं कहती। वो कोई बहुत बड़ी हकीकत थी जिसे शादो किसी हद तक समझ रही थी, और जैसे जैसे वो समझ रही थी उसका दिल रो रहा था। रोने की बात ही थी। सो गुलाब फरीद को पसंद थे और कुंदन के खामिद की पसंद भी वही थी। कुंदन ने जिस अंदाज में सोचकर अपने खामिद का नाम बताया था, इससे ज़ाहिर हो गया था कि वो झूठ बोल रही है। उसका नाम करमदीन नहीं है, इसके खामिद का नाम नहीं। वो अपने दिल को समझाने लगी। कुंदन के खामिद का नाम फरीद अहमद नहीं हो सकता। फरीद तो मेरा है, मुझे दिलो जान से चाहने वाला। कुंदन का खामिद नहीं बन सकता। वो सोच रही थी। बच्चे के रोने से चौंक गई। इतने में दोनों माँ बेटी कमरे में वापस आ गईं। कुंदन ने कहा, मैं माँ जी को समझा रही थी कि तुम बहुत दूर से आई हो। इस इलाके में तन्हा अपने खामिद को तलाश नहीं कर सकोगी। मेरा आदमी
तुम्हारे फरीद को कहीं से ढूंढ निकालेगा। तुम्हारा आदमी कहाँ है? शादो ने पूछा। वो महकमा ज़राअत के एक अफसर से मिलने सक्कर बेराज गया है। वो रात को किसी वक्त लौटेगा या फिर सुबह तक ज़रूर आ जाएगा। इसके आने तक तुम यहाँ रुक जाओ। इसके इंतज़ार में मैंने अब तक अपने बच्चे को भी दफन नहीं किया है। शादो ने चौंक कर उसे देखा। वो भूल गई थी कि इस घर में एक बच्चे की मैयत रखी है। अचानक शादो की सोचने का अंदाज बदल गया। इसके सामने एक माँ अपने बच्चे से महरूम हो गई थी। ऐसी हालत में कुंदन बेजारी से और उखड़े हुए लहजे में बातें कर रही थी और शादो इसे बदमिजाज समझ रही थी। अगर वो बदमिजाज होती तो इसे अपने घर में रहने के लिए ना कहती और इसके फरीद को तलाश करने के लिए अपने खाविंद की खिदमत पेश ना करती। इसने हमदर्दी से कहा, मुझे तुम्हारे बच्चे की मौत का सख्त अफसोस है। क्या वो बीमार था? नहीं, बीमार नहीं था, बस 7 दिनों की ज़िंदगी लेकर आया था। उसे देखोगी? हाँ, देखूंगी। ये रो रहा है, पहले इसे दूध पिलाकर सुला दूं, फिर चलूँगी। ये कहकर वो बच्चे को दूध पिलाने लगी। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, लिहाजा वहाँ ख़यालात की पाकीज़गी होनी चाहिए थी। लेकिन बाज़ औक़ात एक हासिद औरत दूसरी औरत से अपना मवाज़ना करने के लिए बहुत दूर तक देखती है और बहुत दूर तक सोचती है। वो ज़्यादा देर तक इस हसीन नज़ारे को बर्दाश्त न कर सकी। उधर से मुँह फेर कर कमरे से बाहर चली गई। बुढ़िया पहले ही गिलास लेकर बावर्ची खाने की तरफ चली गई थी। जब बच्चा सो गया तो शादो ने उसे मंची पर डाल दिया। फिर इसके निचले निस्फ जिस्म को चादर से ढांपकर इसे ममता भरी नज़रों से देखने लगी। इसे देखने के दौरान एक मुर्दा बच्चे का ख्याल आया तो फिर कुंदन के लिए उसका दिल हमदर्दी से भर गया। वो उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। आंगन में पहुंचकर उसने गुलाब के फूलों को फिर देखा। फरीद का चेहरा मुस्कुराने लगा। उसकी सोच रह रहकर बदल रही थी। कभी वो सोचती कि वो फरीद के लगाए हुए पौधे हैं और कभी कुंदन की उजड़ी हुई ममता मुतासिर करती कि एक गमज़दा औरत झूठ नहीं बोल सकती, ये किसी करमदीन का ही मकान है। उसने बीच आंगन में कुएं के पास खड़े होकर देखा। दोनों माँ बेटी नज़र नहीं आ रही थीं। शायद बुढ़िया बावर्ची खाने में थी और कुंदन इस सामने वाले कमरे में, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। शादो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दरवाजे पर आ गई। कमरे के अंदर वो नहीं थी। उसका मुर्दा बच्चा एक चटाई पर पड़ा हुआ था। उसने झिझकते हुए कमरे में कदम रखा। 2-4 कदम आगे बढ़ी, फिर बच्चे का चेहरा वाज़ेह तौर से नज़र आया तो वो ठिठक गई। वो मर चुका था, मगर उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसकी आंखें नीली थीं, जैसे फरीद की आंखें नीली थीं। वो मुरझा गई, फिर इसका दिल लरसने लगा। आह! कुंदन की कोख से जन्म लेने वाले बच्चे ने इसके फरीद की आंखें कैसे चुरा ली? क्या करमदीन की आंखें भी नीली हैं? ये कैसे मुमकिन है कि फरीद और करमदीन की पसंद भी एक, सुर्ख गुलाब, दोनों की आंखें भी एक जैसी नीली? वो बच्चे को एकटुक देख रही थी और सोच रही थी कि आज की रात वो ज़रूर इस घर में गुजारेगी और इस करमदीन को देखेगी जो रात को किसी वक्त या सुबह तक यहाँ पहुँचने वाला है। दरवाजे पर आहट सुनाई दी तो उसने पलट कर देखा। वहाँ कुंदन खड़ी हुई थी और अपने मुर्दा बच्चे को हसरत से देख रही थी। उसने आहिस्तगी से कहा, ये मेरा बच्चा है। आज से 6 दिन पहले जब ये पैदा हुआ था तो करीब की बस्ती से हमारी जान पहचान की कितनी ही औरतें आई थीं। सब यही कहती थीं कि बच्चा बाप पर गया है और ये सच है कि बच्चा अपने बाप की तरह खूबसूरत है। ये मेरी तरह नहीं है, फिर भी मैं फ़ख्र करती हूँ कि इतने खूबसूरत बच्चे को मैंने जन्म दिया है। जब इसका बाप इसे देखेगा तो मुझसे और ज़्यादा मोहब्बत करेगा, क्योंकि इसे गुलाब का हुस्न पसंद है और मैंने इसके लिए एक गुलाब की तख्लीक की है। मगर अफसोस, ये बाप की गोद में जाने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। क्या इसके बाप ने इसे नहीं देखा है? शादो ने पूछा। नहीं, मैंने कहा ना कि वो महकमा ज़राअत के किसी अफसर से मिलने गया है। मुझसे कह गया था कि 1 हफ्ते के बाद आएगा। इसके जाने के बाद ये पैदा हुआ और आज इसके पहुंचने से पहले मर गया।
मैं अभी इसे दफन नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि इसका बाप इसे एक नज़र देख ले और यकीन कर ले कि मैं खूबसूरत ना होने के बावजूद इसके लिए खूबसूरत बच्चे पैदा कर सकती हूँ। कौन कहता है कि तुम खूबसूरत नहीं हो? क्या तुम्हारा खामिंद कहता है? वो ज़बान से नहीं कहता, मगर मैं समझती हूँ। हसीन गुलाबों को पसंद करने वाला मुझे ऊपरी दिल से बर्दाश्त करता है। मैं सोचती हूँ, अगर दूसरा बच्चा बाप की तरह ना हुआ, मेरी तरह नाकाबिले बर्दाश्त हुआ, तो क्या होगा? औरत की सारी उम्र यही सोचते गुजर जाती है कि वो मर्द को किस तरह अपना दीवाना बनाकर रह सकती है। क्या ही अच्छा होता अगर ये बच्चा जिंदा होता। तुम्हें खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं सोचना चाहिए। मरने वाले दोबारा ज़िंदा नहीं होते। तुम ऐसी बातें न सोचो जो नामुमकिन हों। बाज़ औरतें नामुमकिन को मुमकिन बना देती हैं। कुंदन ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अभी हमने किसी को इत्तला नहीं दी है कि बच्चा मर गया है। अगर यहाँ आसपास किसी का मकान होता तो लोगों को खुद ब खुद इत्तला पहुँच जाती। मेरे आदमी के खेतों में काम करने वाले 4 मज़दूर हैं, वो भी आज नहीं आए। अच्छा हुआ कि नहीं आए। किसी से ये कहते हुए दिल दुखेगा कि इतनी हसीन तख्लीक ज़ाया हो चुकी है। आह, 6 घंटे से ये खामोश है, कुछ बोलता नहीं है, पलके भी नहीं झपकता है। मैं बार बार यहाँ आती हूँ और इसे देखती हूँ कि शायद ये रोएगा और मेरी ज़रूरत महसूस करेगा। उस औरत की आंखों में बैठकर देखो जिसका बच्चा मर चुका है। तुम्हें वो मुर्दा नज़र नहीं आएगा। मैं इसके बाप की गोद में इसका जीता जागता बच्चा रखूँगी। अगर मैंने ऐसा ना किया तो हमेशा के लिए अपने खामिद को हार जाऊँगी। शादो समझ गई कि बच्चे की मौत से इसके दिमाग पर बुरा असर पड़ा है, इसीलिए वो बेतुकी बातें कर रही है। वो थोड़ी देर तक इसे हमदर्दी से देखती रही, फिर सर झुकाकर अपने बच्चे की तरफ जाने लगी। अपना बच्चा जो जिंदा था। बच्चा जिंदा हो, खूबसूरत हो, गुलाब की तरह मुस्कुराता हो तो खामिद पहले से ज़्यादा बीवी की कदर करने लगता है। कुंदन ठीक ही कहती थी। रात अंधेरी नहीं थी। जब आसमान के मशरक़ी किनारे से चांद तुलू हुआ तो एकदम सुर्ख था, जैसे किसी के लहू में डूबकर उभरा हो। फिर रफ्ता रफ्ता इसकी रंगत बदलने लगी, जैसे औरत अपना मिजाज बदलती है। जैसे खुआ शाम फितरत को छुपाकर उजली चांदी की तरह मुस्कुराती है, इसी तरह चांद अपनी उजली चांदनी से मुस्कुराता हुआ रोशन हो गया। तीनों औरतें बावर्ची खाने में बैठी हुई थीं। इनके दरमियान गंदम की रोटी, असली घी से भगारी हुई मूंग की दाल और लहसुन मिर्च की चटनी रखी हुई थी। कुंदन और उसकी माँ बराबर लुक़मे चबाई जा रही थीं। शादो के खाने की रफ्तार सुस्त थी। उसका इरादा था कि 2-4 लुक़मे जहर मार करके सोने चली जाएगी। थकन से बुरा हाल था, भूख से ज़्यादा नींद सता रही थी। वो पानी पीने के बाद उठ गई और इस कमरे की तरफ जाने लगी जहाँ उसका बच्चा सो रहा था और जहाँ इसे भी रात गुजारनी थी। दोनों औरतों ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो दाल की इस प्लेट को देख रही थी जो शादो के सामने रखी हुई थी और अब तकरीबन आधी खाली हो चुकी थी। वो बावर्ची खाने से बाहर आई तो उसका सर घूमने लगा। शायद थकन और नींद का नशा गालिब आ रहा था। इसने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। चांदनी धूप की तरह आंखों में चुभ रही थी और आंगन में खिले हुए सफ़ेद गुलाब कोड़ के धब्बों की तरह लग रहे थे। वो चलने लगी तो पाँव मन मन भर के हो गए। वो लड़खड़ाती और संभलती हुई दरवाजे तक पहुंची और निढाल सी होकर दहलीज पर बैठ गई। आगे बढ़ने की सकत नहीं थी। जी चाहता था कि वहीं दहलीज पर सो जाए। कमरे में लालटेन की सर्द रोशनी फैली हुई थी। इस रोशनी में इसके जिगर का टुकड़ा मंजी पर सो रहा था। औरत थक गई थी मगर ममता जिंदा हो गई। वो चौखट का सहारा लेकर उठी और लड़खड़ाते हुए कदमों से बच्चे की तरफ बढ़ने लगी। क्या हो गया है मुझे? वो डूबते हुए जहन से सोचने लगी, मगर उसकी समझ में नहीं आया कि अचानक ऐसी थकन या नींद या कमज़ोरी उस पर कैसे गालिब आ गई है। वो चारपाई पर गिर पड़ी। होश की दुनिया से जाते जाते उसने करवट बदली और अपने एक बाजू के साए में बच्चे को छुपा लिया। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। चेहरा हर किस्म के जज्बे से आरी हो गया और इसके रस भरे होंठ ज़रा खुल गए, जैसे रब्बा
कहते कहते खुले रह गए हों। रब्बा, मैं बहुत दूर से आई हूँ, इंतज़ार के कर्ब से गुज़र कर। तलाश की जलती हुई धूप में बहुत दूर से आई हूँ और अपने फरीद के लिए बहुत दूर तक जाऊँगी। अगर तेरे ख़ज़ाने में मेरी ज़िंदगी की सांसें ख़त्म हो गई हैं तो होने दे। मुझे ऐसी ज़िंदगी दे जो सांसों की मोहताज नहीं होती, जैसे सुर्ख गुलाब जो सांस नहीं लेता मगर हंसता, खिलता, मुस्कुराता और महकता रहता है। मैं इतनी दूर अपने लिए नहीं आई, फरीद के लिए आई हूँ। इसे सुर्ख गुलाब पसंद है। तू मुझसे औरत की ज़िंदगी छीन रहा है तो छीन ले, मगर एक गुलाब की ज़िंदगी दे दे। मैं अपने फरीद को मायूस नहीं करना चाहती। मैं हमेशा इसकी नज़रों के सामने रहना चाहती हूँ। तू बहुत बड़ा है और मेरी दुआ बहुत छोटी है, कबूल कर ले। जैसे फूल खिलते हैं वैसे रस भरे होठों की पंखुड़ियाँ खुल गई थीं। आसमान पर चांद चमक रहा था, मगर ऐसे लग रहा था जैसे तिलिस्मी रात की हथेली पर मुर्दा खोपड़ी मुस्कुरा रही हो। इसकी रोशनी आंगन में फैल रही थी और आंगन के कच्चे फर्श पर 2 चुड़ैलों के साए थिरकते हुए नजर आ रहे थे। वो आपस में सर जोड़े सरगोशियाँ कर रही थीं। मुंह से सांसों के भपके छूट रहे थे। ऐसी आवाज़ें निकल रही थीं जैसे रात करा रही हो या चुड़ैलें काला मंतर पढ़ रही हों। फिर वो दोनों दबे पांव चलती हुई दरवाजे पर आईं और चौखट के दोनों तरफ खड़ी होकर कमरे में झांकने लगीं। कमरे में लालटेन की जर्द रोशनी ऊँग रही थी और गुलाब की कली अपनी खुशबू को अपने बाजू में छुपाए सो रही थी। वो दोनों दहलीज पर बैठ गईं। एक बूढ़ा झुर्रियोंदार चेहरा था जिसके दोनों तरफ सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे। मुर्दा खोपड़ी की आंखों की तरह उसकी आंखें अंदर को धसी हुई थीं और सामने के 2 दांत निचले होंठों में पेवस्त हो गए थे। वो दांत कुछ इस तरह नुमायाँ थे जैसे खबीस बुढ़िया हंस रही हो। ही। बेशक ज़िंदगी खुदा के हाथ में है, लेकिन मौत इंसान के हाथ में है। एक इंसान बड़ी आसानी से दूसरे इंसान को मौत की नींद सुला देता है। बुढ़िया ने दोनों हथेलियाँ और घुटने ज़मीन पर टेक दिए और चरपाई के उस सिमत रेंगने लगी जिधर बच्चा सो रहा था। दूसरी जवान औरत के बाल स्याह थे और चेहरे के अतराफ फैले हुए थे। बाल काले, चेहरा काला, आंखें काली और इरादे काले थे। सिर्फ दांत उजले थे और इन दांतों के दरमियान एक खंजर चमक रहा था। उसने भी दोनों हथेलियाँ और घुटने ज़मीन पर टेक दिए थे और चारपाई के उस सिमत रेंग रही थी जिधर शादो सो रही थी। अभी इनके दरमियान 10 फीट का फासला था। ये फासला फ़ौरन ही तय नहीं हो सकता था। बड़ी एहतियात और होशियारी की ज़रूरत थी। लालटेन की रोशनी से छुपकर और धीमी आहटों का गला घोंटकर बहुत आहिस्ता आहिस्ता चरपाई तक पहुंचना था। मौत का यही दस्तूर है, वो हमेशा इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई ज़िंदगी तक पहुंचती है। अभी ज़रा देर थी। इतनी देर में दांतों के दरमियान चमकते हुए खंजर की तेज़ धार ने कहा, मेरी खूबसूरत सोतन, मेरे खामिद का नाम करमदीन नहीं फरीद अहमद है। वही फरीद अहमद जिसकी आंखें नीली हैं और जिसे सुर्ख गुलाब पसंद हैं। और तू अपने लिबास की पंखुड़ियों में सिमटी हुई गुलाब की कली बनकर यहाँ आई है। कहाँ से ये हुस्न चुरा कर लाई है? तुझे देखकर मैं समझ गई हूँ कि फरीद हर 4-5 माह के बाद जड़ान वाला क्यों जाता है। वो तेरे पास जाता है, मैं इसके इतने करीब रहती हूँ, फिर भी तू इतनी दूर रहकर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। हरामखोर, मैं तेरे जिस्म की बोटी बोटी काट कर फेंक दूँगी। न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी। कमरे के कच्चे फर्श पर उसका साया घुटनों के बल रेंगता हुआ चारपाई के करीब पहुँच रहा था। बूढ़ी औरत भी घुटनों के बल बच्चे के करीब पहुँच रही थी। उसके लंबे नोकीले दांत होठों से बाहर निकलकर कह रहे थे, डायन अपने दामाद और इसके बच्चे को कभी नहीं खाती। वो बच्चा जो सो रहा है वो मेरी बेटी की सौत का है, मगर मेरी बेटी के खामिद का भी है। सौत मर जाएगी तो वो बच्चा मेरी बेटी से मंसूब हो जाएगा, क्योंकि मेरे दामाद का बच्चा किसी की भी कोख से जन्म लेता वो ऐसा ही खूबसूरत होता और उसकी आंखें नीली होती। औरत अपने मर्द को सिर्फ जुल्फ़ों की जंजीर से ही नहीं,
औलाद की मोहब्बत से भी बांध कर रखती है और इसकी नज़रों में अपनी अहमियत बढ़ाती है और इसे यकीन दिलाती है कि वो आइंदा भी ऐसे शाहकार बच्चे पैदा करती रहेगी। मेरी बेटी ने जो बच्चा जना था उसे मर चुका था। ये दुरुस्त है कि मरने वाले दोबारा ज़िंदा नहीं होते, मगर वो बच्चा अब ज़िंदा हो जाएगा, सोत की गोद से निकलकर मेरी बेटी की गोद में आ जाएगा। बाज़ औरतें नामुमकिन को मुमकिन बना देती हैं। 4 हथेलियाँ फर्श पर सिरकती हुई, 4 घुटने अपाहिजों की तरह घिसटते हुए, कुबड़ी चुड़ैलें झुकी हुई और बेरहम मौत दांत कचकचाती हुई मासूम जिंदगियों के करीब पहुंच गई। बुढ़िया ने बच्चे को उठाया, ममता के साए से महरूम किया तो वो रोने लगा। फिर चरपाई में हलचल सी मच गई। चूं चरा चरपाई चटक रही थी, एहतिजाज कर रही थी। बच्चा रो रहा था, माँ की ममता की हरारत के लिए मचल रहा था। बुढ़िया इसे बाजुओं में समेटे दीवार से जा लगी थी और दीदे फाड़े वहशतज़दा नज़रों से सैदो सैयाद का जंगी तमाशा देख रही थी। तमाशा सामने भी था और इसके पीछे दीवार पर भी था। सिनेमा की स्क्रीन की तरह दीवार की स्क्रीन पर 2 साए गुत्थम गुत्था नजर आ रहे थे। खंजर का साया बुलंद हो रहा था और नीचे दबे हुए साए में डूब रहा था। आहें, कराहें, बच्चे की चीखें, रात का सन्नाटा लरस रहा था। चारपाई थर्रा रही थी, जिंदगी फड़फड़ा रही थी। फिर एक आवाज़, आखिरी चीख, रब्बा। इसके बाद सन्नाटा छा गया। बुढ़िया नन्ही सी जान को लेकर कमरे से बाहर चली गई। सुबह काजिब की धुंधली रोशनी आंगन में उतर रही थी। डरबे के अंदर मुर्ग बांग दे रहा था। आंगन पर साया करने वाले दरख्त पर परिंदे शोर मचा रहे थे और अपने घोंसलों से झांककर दोनों माँ बेटी को देख रहे थे। वो दोनों कुएं के उस पार उखड़ू बैठी हुई ज़मीन हमवार कर रही थीं और गुलाब के उखड़े हुए पौधों को असर-ए-नौ इनकी जगह इस्तादा रखने की कोशिश कर रही थीं। जब तमाम पौधे अपनी अपनी जगह इस्तेकाम से खड़े हो गए तो बुढ़िया इनकी जड़ों में पानी डालने लगी। कुंदन ने मुंह हाथ धोकर बच्चे को गोद में ले लिया और कुएं के चबूतरे पर इत्मीनान से बैठकर गुलाब के फूलों को देखने लगी। बुढ़िया ने अपनी बेटी की जानिब देखा, फिर एक पौधे के पास ज़मीन पर पाँव मारकर बोली, जिसका बच्चा जिंदा था वो मुर्दा बच्चे के साथ यहाँ सो रही है। कुंदन ने अपनी गोद के बच्चे को चूमकर कहा, गुलाब गूंगे हैं, वो किसी को बता नहीं सकेंगे कि किसकी छाती पर खिल रहे हैं। मगर माँ जी, ये तमाम पौधे जड़ से उखाड़ दिए गए थे। अब इन्हें दोबारा लगाने के बाद क्या इनमें फूल खिलेंगे? पता नहीं, मैंने कभी बागबानी नहीं की। मैं फूलों और पौधों के मुतालिक कुछ नहीं जानती। मैं रोज़ाना इनको पानी दूंगी। कुछ रोज़ बाद ही पता चलेगा कि फूल खिलेंगे या पौधे मर जाएंगे। पौधों को ज़िंदा रहना चाहिए माँ जी। फरीद गुलाबों का शौकीन है। अगर ये मुरझा गए तो वो नाराज़ होगा कि मैंने अच्छी तरह इनकी निगहदाश्त नहीं की थी। बुढ़िया हंसने लगी, ही, तू पगली है। अरे, तेरी गोद में ऐसा गुलाब खिल रहा है जिसे देखकर फरीद दूसरे तमाम गुलाबों को भूल जाएगा। जा, अब आराम से जाके सो जा। मैं भी ज़रा अपनी कमर सीधी करूँगी। कुंदन बच्चे को लेकर कमरे में आ गई। इसी कमरे में जहाँ पिछली रात बच्चा अपनी माँ के साथ सोया था, अब वो चारपाई और बिस्तर धुल गए थे और बाहर आंगन में डाल दिए गए थे ताकि धूप निकलने पर सूख जाएं। कमरे में दूसरी मंजी और बिस्तर आ गया था। फर्श को मिट्टी से लेपकर तमाम सुर्ख धब्बे मिटा दिए गए थे। अब वहाँ किसी अजनबी औरत की आमद और रुखसत का कोई निशान बाकी न था। निशानी के तौर पर एक बच्चा था जो बोल नहीं सकता था। बच्चा फिर बच्चा ही होता है। इसे अपनी माँ के दूध का नेमुल बदल मिल रहा था, इसलिए वो बेचारा भी नकली दूध से बहल रहा था। सुबह फसल की कटाई करने वाले मजदूर आए। घर से दरांतियाँ ले जाते वक्त उन्होंने बच्चे को देखा, मुस्कुराए और खामोशी से चले गए। भैंसों का दूध धोने वाला कवाला भी आया। वो बाहर दरवाजे से ही बर्तन मांगता था और दूध धोने के बाद भरे हुए बर्तन दरवाजे पर रखकर चला जाता था। इस रोज़ कुंदन ने दानिस्ता इसे घर में बुलाया कि वो अंदर आकर बर्तन रख जाए। कवाले ने पैदाइश के रोज़
इस बच्चे को एक बार देखा था। वो चाहती थी कि आज इस दूसरे बच्चे को देखकर अपनी कोई राय पेश करे, लेकिन इसने भी कुछ नहीं कहा। अपनी मालिक के बच्चे को देखकर मोहब्बत से मुस्कुराया और चला गया। शाम को करीबी बस्ती से 2 औरतें मिलने आईं। ये वही औरतें थीं जो कुंदन की जच्चगी के वक्त आई थीं। बुढ़िया ने इन्हें बड़ी इज्जत से बिठाया। कुंदन ने बच्चे को एक औरत की गोद में दे दिया। औरत ने इसे बड़े प्यार से चूम कर कहा, आहा, कितना प्यारा बच्चा है। जब पैदा हुआ तो ऐसा नहीं था, कुछ दुबला सा था। माशाल्लाह, 7 दिनों में कैसे हाथ पांव निकाले हैं। बुढ़िया ने कहा, माँ का दूध अच्छा हो और पूरी तरह बच्चे की निगहदाश्त होती रहे तो बच्चा कुछ से कुछ हो जाता है। देखो ना, बदन में ज़रा गोश्त भरा है, गाल फूले हैं तो नाक पकोड़ा हो गई है। पकोड़ा कहने पर औरतें हंसने लगीं। एक ने कहा, हाँ, मोटापे की वजह से बड़ा फ़र्क हो गया है, यानी पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। कुंदन, इसे और ज़्यादा खूबसूरत ना बनाना, ऐसा ना हो कि आइंदा हम यहाँ आएँ तो पहचान ही न सकें। कुंदन हंसते हुए बोली, खूब से खूबतर बनाना मेरे इख्तियार में तो नहीं है, ये तो कुदरत के खेल हैं। और जहाँ तक पहचानने का ताल्लुक़ है, मैं तो ये कहूँगी कि इंसान बूढ़ा हो या बच्चा, वो अपनी आँखों से पहचाना जाता है। जब ये पैदा हुआ तो तुमने कहा था कि इसकी आँखें नीली हैं। देखो, आज भी वही नीली आँखें हैं। सच कहती हो, कभी मोटापे से और कभी बीमारी से इंसान में बड़ी तब्दीलियाँ आ जाती हैं, लेकिन आँखों की रंगत कभी नहीं बदलती। खुदा इसे नज़र बद से बचाए रखे। ये बिल्कुल अपने बाप पर गया है। कुंदन दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी कि बच्चा इसी से मंसूब हो रहा है। बुढ़िया भी खुश होकर इन औरतों की तवाज़ो के लिए दूध लाने बर्ची खाने की तरफ चली गई। एक औरत ने कहा, हाँ, इसके बाप के जिक्र पर याद आया, अब इसकी सज़ा कितनी रह गई है। 3 माह कैद की सज़ा सुनाई गई थी। 1 महीना गुजर गया है। 2 माह के बाद वो शेर की तरह दहाड़ता हुआ आ जाएगा। मेरे मर्द के नाम से आसपास के तमाम ज़मींदार थर्राते हैं। ये तो सच है, मगर अब इसे समझाओ कि और खून खराबा ना करे। अब वो साहिब औलाद हो गया है। बीवी बच्चे को छोड़कर जेल में ज़िंदगी गुजारना अच्छी बात नहीं है। कुंदन ने कहा, मैं क्या समझाऊं बहन, वो बड़ा ज़िद्दी है। किसी बात पर अड़ जाए तो फिर कोई उसे समझा नहीं सकता। और सच पूछो तो गलती इसकी नहीं है। रहीम गोट का ज़मींदार हमारा पानी काट कर अपने खेतों में ले गया था। बस इसी पर फरीद को पेश आ गया। उसने ज़मींदार के आदमी को मार मार कर अस्पताल पहुंचा दिया और ख़ुद 3 माह के लिए जेल चला गया। इतने में बुढ़िया 2 गिलासों में दूध ले आई। उनके हाथों में दूध का गिलास आया तो फिर दूध पर ही बातें शुरू हो गईं। औरतों के पास बातें करने के लिए मौज़ूआत की कमी नहीं होती। पेट भरकर बातें करने के बाद वो अंधेरा होने से पहले ही बस्ती की तरफ वापस चली गईं। इनके जाने के बाद बुढ़िया ने इत्मीनान की सांस लेकर कहा, अब किसी बात का अंदेशा नहीं है। जिन औरतों ने पहले दिन बच्चे को गोद में लिया था, वो आज इसे देखकर पहचान न सकीं। बच्चे का रंग वही है, आंखें वही हैं, सिर्फ चेहरा ज़रा सा मुख्तलिफ है। लेकिन ऐसा भी फ़र्क नहीं है कि औरतें इसे फरीद की औलाद तस्लीम करने से इनकार कर देती। ये फरीद का है, फरीद का ही समझा जाएगा। गवाले और खेत मजदूरों ने तुम्हारे बच्चे को कभी गोद में लेकर करीब से नहीं देखा था, इसलिए इनके फरिश्तों को भी शुबा नहीं होगा। कुंदन ने खुश होकर बच्चे को सीने से लगा लिया। वो सोकन का बेटा था, मगर खामिद को अपने आंचल से बांध कर रखने के लिए वो सगे बेटे का किरदार अदा करने वाला था, इसलिए वो सगों से ज़्यादा सगा और अजीज़ था। दूसरे दिन माँ बेटी ने आंगन में आकर देखा, पिछले दिन जो फूल खिले थे वो अब मुरझा रहे थे। किसी भी पौधे में एक भी नई कली नज़र नहीं आ रही थी। कुंदन ने परेशान होकर कहा, माँ जी, यहाँ गुलाब खिलने चाहिए, वरना फरीद बिगड़ जाएगा कि मैंने इसके लगाए हुए पौधों की हिफाजत नहीं की है। अगर एक आध पौधा मुरझाता तो कोई बात न थी, मगर ये तो सब के सब मुरझा रहे हैं। बुढ़िया ने तशवीश से कहा, पता नहीं क्या बात है, शायद इंसान की खाद मिलने से ही मुरझा गए हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि पौधे कभी इंसानी लहू से सींचे गए हों। सुनने की क्या बात है, कुंदन ने कहा, हमने बारहा देखा है कि कब्रों के सिराने फूल खिलते हैं,
वहाँ भी तो इंसान के गोश्त और लहू की खाद होती है। बुढ़िया ने कायल होकर सर हिलाया। हाँ, तुम ठीक कहती हो, यहाँ भी फूल खिल सकते हैं। मैं किसी खेत मजदूर से कहती हूँ, वो जानते होंगे कि पौधे मुरझा जाएं तो क्या करना चाहिए। अगले रोज़ कुंदन और बुढ़िया के कहने पर एक मजदूर कुएं के उस पार गया। गुलाब बिल्कुल ही मुरझा गए थे, पत्तियां भी कहीं कहीं से सूखती जा रही थीं। वो पौधों से हरी शाखें काट कर नए सिरे से गुलाब की कलमें लगाने लगा। 2 घंटे की मेहनत के बाद नई कलमें लग गईं और पुराने पौधे उखाड़ कर फेंक दिए गए। अब वहाँ की ज़मीन नंगी हो गई थी, सिर्फ पतली पतली हरी शाखें भुरभुरी मिट्टी में धंसी हुई नजर आती थीं। कुछ देर पहले वहाँ जो पौधे थे वो बेशक मुरझाए हुए थे, मगर इनके जुर्म को छुपाने के लिए इस ज़मीन को अपनी शाखों और पत्तों से ढांपे हुए थे। मजदूर इस ज़मीन को पानी से सींचकर चला गया। दोनों माँ बेटी बहुत देर तक वहाँ खड़ी रहीं और मुतहिश नज़रों से यूं देखती रहीं जैसे वो ज़मीन अभी एक कब्र के तावीज़ की तरह खुलेगी और वहाँ से सुर्ख लिबास की पंखड़ियों में सिमटी हुई गुलाब की कली उभर कर इनके सामने आ जाएगी और दोनों हाथ फैलाकर कहेगी, लाओ मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। मैं मोहब्बत का वो हसीन सा तोहफा अपने फरीद को पेश करूँगी। कुंदन घबरा कर एक कदम पीछे हट गई। बुढ़िया भी तसव्वुर में वही मंजर देख रही थी। उसने बेटी की पीठ पर हाथ रखकर लरसती हुई आवाज़ में उसे तसल्ली दी। बेटी, घबराओ नहीं, कुछ दिनों की बात है, फिर यहाँ नई कोंपलें फूटेंगी, शाखें खिलेंगी, पत्तियाँ बिखरेंगी और ये ज़मीन छुप जाएगी, बिल्कुल छुप जाएगी। ऊपर फूल खिलते हों तो इनकी रंगीनियों की तह में किसी का लहू नज़र नहीं आता। घबराओ नहीं बेटी, वो अब तक कीड़ों की खुराक बन चुकी होगी। माँ ने तसल्ली दी। बेटी मुतमईन हो गई। फिर दिन गुजरने लगे। मजदूर सुबह शाम आकर गुलाब की पतली पतली शाखों को पानी देता था। पहले पहले कुछ पता न चला। माँ बेटी मायूस हो रही थीं कि वो तराशीदा शाखें गुल नहीं खिलाएंगी। फिर एक सुबह में रोईदगी के आसान नजर आए। मेहनत रायगा नहीं गई। रफ्ता रफ्ता शाखों से शाखें फूटने लगीं। सब्ज मुलायम पत्तियां आंखें खोलने लगीं। पौधे ऊंचे और ऊंचे होने लगे। कुंदन की खुशी का कोई ठिकाना न था। उसने फरीद के लगाए हुए पौधों को बहाल कर दिया था। ज़मीन का वो हिस्सा छुप गया था। इनके जुर्म पर सरसब्ज और शादाब पौधों का पर्दा पड़ गया था। वो रोज़ सुबह उठकर देखती थी। अब कितनी ही शाखों में कलियां नज़र आने लगी थीं। ठीक है कि तमाम सबूत मर गए थे, कोई इन पर उंगली नहीं उठा सकता था, लेकिन इनकी खुशियां देर पार नहीं थीं। एक सुबह उन्होंने कुएं के उस पार देखा तो इनके कलेजे धक से रह गए। वहाँ जितनी कलियां थीं, इनके मुंह ज़रा से खुल गए थे और हर एक के मुंह पर लहू की सुर्खी झलक रही थी। इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहाँ तक पौधे नज़र आ रहे थे वहाँ तक खून के छींटे फैले हुए थे। वो मरने वाली इन कलियों के कंवारे लबों पर अपने लहू को कतरा कतरा तकसीम कर रही थी। वो दोनों लरसते हुए कदमों से झिझकती हुई ज़रा करीब आकर देखने लगी। ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है माँ जी? माँ जी, उसका खून चुगली खा रहा है। नहीं बेटी, होश की बातें करो। ये खून नहीं है, ये सुर्ख कलियाँ हैं। हाँ, वो सुर्ख कलियाँ थीं। शाम को वो ज़रा और खिल गईं और दूसरी सुबह फूल बन गईं। सुर्ख गुलाब के फूल जैसे वो फूल नहीं थे। शादों का सुर्ख पैरहन था और वो इस पैरहन में छुपी हुई यहाँ खिल रही थी, वहाँ मुस्कुरा रही थी, इधर खुशबू लुटा रही थी, उधर शाखों के झूले पर झूल रही थी। कुंदन बौखलाई सी इधर उधर भाग रही थी। कभी कुएं के पास बैठ रही थी, कभी उठकर दूर चली जाती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। कितने फूलों को कत्ल करे, कितनों को दफन करे। दफन करेगी तो इतने ही फूल और खिलेंगे। जो चुप रहेगी सबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। शादो मिट्टी की तह से पुकार रही थी। आह, अब वो इन पौधों को उखाड़ कर नहीं फेंक सकती थी। फरीद की सज़ा की मियाद पूरी हो चुकी थी। वो किसी भी वक्त वहाँ पहुँच सकता था। वो बड़े फ़ख्र से कहना चाहती थी कि देखो फरीद, मैंने तुम्हारे लगाए हुए पौधों की हिफाजत की है, मगर जहाँ सफ़ेद गुलाब खिलते थे वहाँ सूख गुलाब कैसे खिल रहे हैं?
कैसे खिल रहे हैं? इसका जवाब पौधे, मिट्टी और खाद के रिश्ते ही दे सकते हैं, या फिर शादों की खामोश दुआ कुछ कह सकती है। रब्बा, मुझे ऐसी ज़िंदगी दे जो सांसों की मोहताज नहीं होती, जैसे सुर्ख गुलाब जो सांस नहीं लेता मगर हंसता, खिलता, मुस्कुराता और महकता रहता है। तू मुझसे औरत की ज़िंदगी छीन रहा है तो छीन ले, मगर एक गुलाब की ज़िंदगी दे दे। मैं अपने फरीद के सामने हमेशा मुस्कुराना चाहती हूँ। रब्बा, तू बहुत बड़ा है और मेरी दुआ बहुत छोटी है, कबूल कर ले। और वो लहू के गुलाब मुस्कुरा रहे थे। वो जेल से रिहा होकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक दफ्तर में आया। वहाँ अपने एक दोस्त ज़फ़र अली के पास उसने 500 रुपये रखे थे। अब वो जेल से खाली हाथ निकला था, लिहाजा इसे रुपए की ज़रूरत थी। ज़फ़र अली बड़े इत्तेफाक से मिला और उसे अपने घर ले गया। फरीद ने इससे कहा, ज़फ़र, मैं यहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहता, अभी दोपहर की ट्रेन से लाहौर जाऊँगा। लाहौर? उसने ताज्जुब से कहा, 3 माह बाद जेल से रिहा होकर आ रहे हो? वहाँ उस्मान कोट में तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी और तुम लाहौर जाना चाहते हो? हाँ, वहाँ भी किसी को मेरा इंतज़ार है। फरीद ने सर झुकाकर नदामत से कहा, मैं इस पर जुल्म कर रहा हूँ, मैं अपने आप पर जुल्म कर रहा हूँ। अब ये सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए, इसीलिए मैं लाहौर जाना चाहता हूँ। लाहौर से जलानवाला जाऊँगा और उसे सारी हकीकत बता दूँगा। नहीं, बताऊँगा नहीं, बल्कि उसे अपने साथ उस्मान कोट लेके आऊँगा। वहाँ पहुँचकर उसे पता चल जाएगा कि मैंने दूसरी शादी की है। दूसरी शादी? ज़फ़र ने हैरानी से पूछा, क्या तुमने जलानवाला में दूसरी शादी की है? नहीं, वो मेरी पहली शादी थी। शादो मेरी पहली बीवी है। सुना था कि शादी के बाद औरत रस्मी तौर पर बीवी बनकर रह जाती है। इसमें पहली जैसी महबूबियत नहीं रहती, लेकिन वो इतनी अच्छी, इतनी हसीन और ऐसी मोहब्बत की मारी है कि मैं आज भी एक आशिक की तरह उसके लिए तड़पता रहता हूँ। तुमने पहले उसका जिक्र नहीं किया। मुझ जैसे दोस्त से ये बात छुपाने का मतलब ये है कि शादों के पीछे कोई गहरा राज है? कोई राज नहीं है। वहाँ लाहौर में मैं बड़े फ़ख्र से कहा करता था कि मुझे शादो जैसी बीवी मिली है, मगर यहाँ उस्मान कोट में जब से दूसरी शादी की है, उस वक्त मैं ख़ुद को एक मुजरिम समझ रहा हूँ। क्या शादो जैसी मोहब्बत करने वाली हसीन और वफाशार बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना जुर्म नहीं है? हाँ, मगर तुमने ऐसा क्यों किया? वो सर्द आ भरकर बोला, मजबूरी थी, या ये समझ लो कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी कभी ज़बरदस्त हिमाकतें करता है। मुझसे भी ये हिमाकत हो गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझसे ऐसी गलती हो जाएगी। जब शादो मेरी दुल्हन बनकर आई थी तो उन दिनों मैं बहुत गरीब था। आमदनी का कोई माकूल ज़रिया ना था। मिल गई तो रोज़ी, नहीं तो रोज़े वाली बात थी। शादो ने मेरे साथ रहकर 2-2, 4-4 वक्त के मुसलसल फाके किए हैं। ये सोचकर मुझे नदामत सी होती है कि वो मेरे बुरे वक्तों की साथी थी, और अच्छा वक्त आया तो मैं उसे अपने से दूर रखता हूँ कि कहीं उस पर दूसरी शादी का भेद ना खुल जाए। मैं डरता हूँ वो मेरी गुर्बत को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन मेरी बेवफाई का सदमा बर्दाश्त नहीं करेगी। मुफलिसी के दिनों में हमारे ख्वाब एक जैसे थे। हम दोनों सोचते थे कि कभी हमारे दिन फिरेंगे, हमारा एक छोटा सा मकान होगा और उसके आंगन में गुलाब खिलेंगे, सुर्ख गुलाब के फूल। मुझे सुर्ख गुलाब पसंद हैं। आज भी जब वो सुर्ख लिबास पहनती है तो इस गुलाब से मुखड़े को देखकर मेरे ख्वाब पूरे हो जाते हैं। फिर मुझे ज़मीनें हासिल करने का मौका मिल गया। महकमा ज़राअत सिंध के अफसरान ने एक स्कीम बनाई कि ग़ुलाम मोहम्मद बेरा जो शक्कर बेरा से नहरें निकाल कर दूर उफ्तादा इलाकों तक पहुंचाई जाएं, तो सिंध की बंजर ज़मीनें काश्तकारी के काबिल बनाई जा सकती हैं। हुकूमत ने ऐलान किया कि इन इलाकों में हल चलाने वाले किसानों को मुफ्त ज़मीनें दी जाएंगी। वो बंजर ज़मीन जो सदियों की प्यासी थी, जहाँ कभी सब्ज़ा नहीं उगता था, वहाँ की धरती पर हल चलाना और फसल उगाना जुए शील लाने के मुतरादिफ था। तुम इस महकमे में हो, तुम जानते हो कि आज भी ये किसान इन इलाकों में किस तरह अपना खून पसीना एक कर रहे हैं। मुझे भी अपने हौसलों को आजमाने का मौका मिला
میں شادو کو اس کے میکے میں چھوڑ کر یہاں آ گیا۔ یہاں مجھے عثمان کوٹ میں زمین مل گئی۔ میری زمینوں کے ساتھ جو دوسری زمینیں تھیں وہ بورے والا کے ایک بوڑھے زمیندار رحیم بخش کو ملی تھیں۔ وہ بوڑھا اپنے جوان بیٹے کے ساتھ کھیتی باڑی کے لیے آیا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ 6 ماہ کے بعد اس کا جوان بیٹا مر گیا۔ میں نے بوڑھے رحیم بخش کو تسلی دی کہ وہ حوصلہ نہ ہارے، میں اس کے کھیتوں کا کام سنبھالوں گا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ ہمدردی مجھے مہنگی پڑے گی۔ میں نے پوری دیانتداری سے اس کا کام سنبھالا، کھیت مزدوروں کے ساتھ مل کر دن رات محنت کی، وہاں کی مٹی کو ہلوں سے اور کسانوں کی محنتوں سے آشنا کیا۔ کھیت جاگے، فصلیں جوان ہوئیں، آمدنی بڑھی۔ میں نے رہائش کے لیے ابھی مکان نہیں بنایا تھا، ورنہ شادو کو اپنے پاس بلا لیتا، لیکن اسے زیادہ سے زیادہ پیسے بھیجتا رہا۔ سال میں 2-1 بار اسے ملنے چلا جاتا تھا۔ بوڑھے رحیم بخش نے اپنا مکان بنوا لیا تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو اپنے پاس بلا لیا، وہی بیٹی جو آج میری دوسری بیوی ہے۔ میں نے کبھی رحیم بخش کے سامنے شادو کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ بوڑھا تھا اور میں جوان، لہٰذا ایک بوڑھے کے سامنے اپنی جوان بیوی کی محبت کی داستان لے کر بیٹھنا حماقت تھی، اور جب اس گھر میں ایک جوان لڑکی آئی تو میں مزید حماقتوں میں مبتلا ہو گیا۔ لڑکی بے باک تھی، مسکراتی تھی، گرم گرم نگاہوں سے دیکھتی تھی، کبھی موقع ملے تو چھیڑ کر گزر جاتی تھی۔ میں دن بھر کی محنت سے تھکا ہوا آتا تھا، شادوں سے سینکڑوں میل دور تھا۔ ادھر کندن اپنی اداؤں اور معنی خیز اشاروں سے مجھے بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ ایک رات وہ میرے قریب آ گئی اور پھر جذبات نے ہمیں سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ رحیم بخش اور اس کی بیوی کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ دونوں اپنے کمرے سے نکل آئے تھے اور انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ اب یہ کہنے کا وقت نکل چکا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، اور وہ بھی میری یہ بات سننے کے مقام سے آگے نکل چکے تھے۔ بوڑھے نے سر جھکا کر کہا، میں نے کھیت تمہارے حوالے کر دیے تھے، اب بیٹی بھی تمہارے حوالے کرنے والا تھا۔ بہرحال اس سلسلے میں بات بڑھانا دانشمندی نہیں ہے، اس میں ہم سب کی بدنامی ہے۔ کل صبح تم دونوں کا نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ بڑھیا بھی چلی گئی، اس کی بیٹی بھی چلی گئی، اور میں تنہا ایک مجرم کی طرح بیٹھا رہ گیا۔ چوری پکڑی گئی تھی، اس لیے میں بوڑھے کے فیصلے سے انکار نہ کر سکا۔ اب کندن میری بیوی ہے۔ یہ بات میں آج تک شادو کو نہ بتا سکا، کئی بار بتانے کی کوشش کی، مگر اس کی محبت، اس کی معصومیت اور اس کا بے پناہ اعتماد دیکھ کر میں چوروں کی طرح چپ سادھ لیتا ہوں۔ وہ ضد کرتی ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ یہاں لے آؤں، لیکن میں بہانے کرتا ہوں، باتیں بناتا ہوں کہ یہاں کی آب و ہوا اچھی نہیں ہے، پانی کی قلت ہے، کھانے پینے کی چیزیں میلوں دور سے لانی پڑتی ہیں، آس پاس کوئی مکان نہیں ہے، چور ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا ہے۔ ایسی صورت میں میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ ہزار سمجھانے کے باوجود وہ بضد ہے کہ میرے ساتھ رہے گی۔ آخری بار اس سے مل کر آیا تھا تو یہ وعدہ کیا تھا کہ 4 ماہ کے بعد اسے بلا لوں گا۔ 1 ماہ کے بعد اس کا خط آیا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اسے کچھ دن اور ٹالنے کا بہانہ مل گیا۔ میں نے لکھ دیا کہ زچگی کے بعد میں اسے لے آؤں گا۔ میں بہت مجبور ہو کر اسے ٹال رہا تھا، مگر اب میری بے چینی بڑھ گئی تھی۔ ایک تو شادو کی محبت ہی کچھ کم نہ تھی، دوسرے وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس طرح وہ اپنی محبت کو میری آئندہ نسل تک پہنچا رہی تھی۔ اس بار میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے ضرور یہاں لے آؤں گا، اور یہ بات میں نے کندن کو بتا دی۔ اپنی سوکن کا ذکر سن کر وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اس کی بوڑھی ماں نے مجھے برا بھلا کہتے ہوئے یہ بات بتائی کہ کندن بھی ماں بننے والی ہے۔ ایسے وقت اسے صدمہ پہنچانے والی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ کندن کا باپ رحیم بخش 6 ماہ پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ دونوں ماں بیٹی میرے رحم و کرم پر ہیں۔ میں نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ ایسے وقت عورت پر روب جما کر ہی اسے مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی سوکن کو برداشت کر لے، اور میں جانتا ہوں کہ شادو بھی اسی طرح تھوڑی دیر روئے گی، پھر حالات سے سمجھوتا کر لے گی۔ میری کمزوری صرف اتنی سی ہے کہ میں شادو کے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ ظفر علی نے کہا، شادو کے آنسو تو دیکھنے ہی پڑیں گے، غلطی تم نے کی ہے،
ज़िंदगी भर रोने की सज़ा उसे मिलेगी। खुदा न करे कि उसे मेरी गलती की सज़ा मिले। मैं उसे किसी न किसी तरह मना लूँगा। वो अपनी निगाहों के सामने शादो की तस्वीर बनाने लगा। शादो, मेरी गुलाब की कली, तुम उस्मान को उठाओगी तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैंने मकान के आंगन में गुलाब के पौधे लगाए हैं, मगर वहाँ सफ़ेद गुलाब खिलते हैं। तुम आओगी तो इन गुलाबों में शायद तुम्हारी शहाबी वजूद की रंगत खुल जाएगी। वो रंगत खुल चुकी थी और वो सोचने वाला ख़याली ख़याल में इसे इस आंगन तक बुला रहा था जहाँ वो पहले ही पहुँच गई थी और अपने लहू की सुर्खी में डूबकर उसका इंतज़ार कर रही थी। आओ फरीद, तुम अपने आंगन में फूल खिलाना चाहते थे। आओ, मैं सुर्ख पैरहन में खिल गई हूँ। आओ, मुझे पहचान सको तो पहचान लो। अभी आंगन इससे दूर था। वो अपनी महबूबा से मिलने उसके मैके की तरफ चला गया। वहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि शादो ने इसे कई ख़त लिखे। सिर्फ पहले ख़त का इसे जवाब मिला। इसके बाद फरीद की मुसलसल खामोशी से वो परेशान हो गई और ज़च्चगी के 15 दिन बाद 30 जून को वहाँ से उस्मान कोट चली गई। तब से इसकी कोई खबर नहीं मिली है और न ही इसने मैके वालों को ख़त लिखा है। फरीद इसी दिन वहाँ से लौट गया। सफ़र के दौरान वो सोचता रहा कि शादो को एक नन्ही सी जान के साथ तन्हा इतना तवील और अनजाना सफ़र नहीं करना चाहिए था। फिर उसने सोचा कि वो बेचारी और क्या करती। बरसों के बहलावे और इंतज़ार से घबरा गई थी। इसे खतूत के जवाबात नहीं मिल रहे थे। कोई खबर नहीं मिल रही थी कि खामिद कहाँ गुम हो गया है। इसलिए वो परेशान होकर इसकी तलाश में निकल गई थी। वो भी मजबूर थी, ये भी मजबूर था। शादो का दूसरा तीसरा ख़त आया था, लेकिन वो रहीम कोट के ज़मींदार से नहरी पानी के झगड़ों में उलझा हुआ था। थाना कचहरी और खेतीबाड़ी की उलझनों से फुर्सत नहीं मिल रही थी। फिर अदालत का फैसला उसके खिलाफ हो गया तो वो 3 माह के लिए जेल की 4 दीवारी में कैद हो गया। इन्हीं उलझनों और बखेड़ों का नाम ज़िंदगी है। जड़ानवाला से शोरकोट, शोरकोट से शहजादपुर, फिर वहाँ से उस्मान कोट। शादो उसकी तलाश में इन रास्तों से गुजरती आई थी। अब इन्हीं रास्तों पर वो शादो को तलाश करता आ रहा था। अपने खेतों से गुजरते हुए उसने मज़दूरों से पूछा, मेरे यहाँ कोई औरत आई है जिसके साथ एक बच्चा है? नहीं, जवाब मिला। उसने मायूसी और परेशानी से पूछा, कोई मेहमान औरत या ऐसी औरत जो मुझे तलाश करती हुई आई और फिर चली गई हो? नहीं, यहाँ सिर्फ बस्ती की औरतें आती हैं। घर में मालकन और बूढ़ी माई के सिवा हमने किसी को नहीं देखा। हाँ, आपके यहाँ बेटा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। मेरी घरवाली कह रही थी कि वो बिल्कुल आप जैसा है। फरीद किसी खुशी का इजहार किए बगैर लंबे लंबे ढक भरता हुआ अपने मकान की तरफ जाने लगा। इसे घबराहट सी हो रही थी कि शादो यहाँ तक क्यों नहीं पहुँची। सही पता मालूम होने के बावजूद वो कहाँ भटक गई है। कहीं वो अकेली औरत किसी बदमाश के हत्थे न चढ़ गई हो। उसने दरवाजे पर पहुंचकर ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी। दरवाज़ा खुलने में देर हुई तो वो धड़ाधड़ घूंसे बरसाने और चीखने लगा, कुंदन, दरवाज़ा खोलो, क्या मर गई हो? सुनाई नहीं देता है? फरीद की आवाज़ सुनते ही कुंदन आंगन से दौड़ती हुई कमरे में आई और खुशी से चीखती हुई बोली, आती हूँ, आ रही हूँ, अभी दरवाज़ा खोलती हूँ। वो भागती हुई चारपाई के पास आई और वहाँ से बच्चे को उठाकर गुनगुनाती हुई आवाज़ में बोली, उठ मुन्ने, देख तेरा बाप आया है। वो तुझे देखते ही मारी खुशी कि मुझे चूम लेगा। वो लहराती और इठलाती हुई दरवाजे के पास आई और उसे खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही फरीद ने बेताबी से पूछा, शादो यहाँ आई है? कुंदन के दिमाग में हथौड़ा सा लगा। पल भर के लिए यूँ लगा जैसे फरीद को यहाँ शादो की आमद का कोई सबूत मिल गया है। तभी वो जेल से आते ही पूरे यकीन से कह रहा है कि शादो यहाँ आई है। मगर दूसरे लम्हे वो संभल कर बोली, शादो? कौन शादो? क्या ये वही है जो तुम्हारी सगी है? वो भला मेरे पास क्यों आएगी? वो आई है, उसने पाँव पटक कर चीखते हुए कहा। वो यहाँ आई है, मैं उसके मैके से आ रहा हूँ। उन्होंने बताया कि वो 2 माह पहले अपने घर से निकली है, मुझसे मिलने यहाँ आई है। वो नागवारी से बोली, वो यहाँ आती तो क्या मैं उसे कुएं में फेंक देती?
या उसे कच्चा खा जाती या उसे ज़ुबा कर देती। कैसी बातें करते हो? इतनी ऊंची पूरी औरत भला कहीं छुप सकती है? मेरी बात का यकीन नहीं है तो घर में आके देख लो। तुम तो दरवाजे पर ऐसे खड़े हो जैसे कोई पुलिस वाले हो, जैसे ये तुम्हारा घर नहीं है। मैं तुम्हारी नहीं हूँ, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। बच्चे की जिक्र पर फरीद ने पहली बार इस नन्ही सी जान को देखा तो चंद लम्हों के लिए नजरें इस पर जम गईं। वो दहलीज पार करके करीब आया और झुककर गौर से इसे देखने लगा। कुंदन यूं फातिहाना अंदाज में कभी बच्चे को और कभी फरीद को देख रही थी, जैसे कोई शिकारी जाल बिछाकर कभी अपने जाल को और कभी उलझने वाले शिकार को देखता है। फरीद कुछ और ही देख रहा था। न जाने क्यों उस बच्चे को देखते ही शादो कुछ और शिद्दत से याद आ गई थी। इस बच्चे में कोई बात थी, कोई ऐसी चीज़ थी जो अपनी बिछड़ी हुई माँ की नुमाइंदगी कर रही थी। हालांकि आंखें बाप की तरह नीली थीं, नाक नक्शा भी बाप ही से मिलता जुलता था, मगर हाँ, इसके बाल सुनहरे थे, जबकि फरीद और कुंदन के बाल स्याह थे। वो सुनहरी चमक इसे अपनी माँ से मिली थी। इन सुनहरे बालों को देखकर इसे शादो की सुनहरी जुल्फें याद आ रही थीं। कुंदन की कोख से जन्म लेने वाला बच्चा, सैकड़ों मील दूर रहने वाली शादो की सुनहरी चमक कैसे चुरा लाया? ये सवाल ज़रा देर के लिए उसके जहन में उभरा, फिर डूब गया कि ये महज इत्तेफाक है। ऐसे इत्तेफाकात कुदरत की बुलअजबी समझे जाते हैं। फिर ये कि इस वक्त वो शादो के लिए फिक्रमंद था। उसने कुंदन के शाने पर हाथ रखकर नरमी से कहा, तुमने मुझे बहुत ही खूबसूरत बेटा दिया है। मैं इसे प्यार करूँगा, खूब प्यार करूँगा, मगर अभी मैं बहुत परेशान हूँ। शादो को तलाश करने जा रहा हूँ। न जाने वो सही पते से भटक कर कहाँ चली गई है। ये कहकर वो पलट गया और तेज़ी से चलता हुआ कुंदन की नज़रों से ओझल हो गया। वो ज़रा दम लेने के लिए भी कमरे में आकर नहीं बैठा। उसने कुंदन की खैरियत भी नहीं पूछी और पलट कर चला गया। ठीक है कि वो परेशान था, मगर वो परेशानी शोकन के लिए थी, इसलिए दिल में चरके लग रहे थे। वो खुद को समझाने लगी कि कोई बात नहीं, एक खामिद अपनी गुमशुदा बीवी के लिए कितने दिनों तक परेशान रहेगा। अभी इसे तलाश करने दो, वो थक हार कर सब्र करने पर मजबूर हो जाएगा। फिर मैं तन्हा इसकी निगाहों का मरकज़ बनी रहूँगी। यही क्या कम है कि उसने मेरी तारीफ़ की है कि मैंने इसके लिए एक खूबसूरत बेटा पैदा किया है। उसने बच्चे को सीने से लगाकर चूम लिया। बेचारी मरने वाली ने इसके लिए इस बच्चे को जन्म दिया था। फरीद बस्ती में जाकर जान पहचान वालों से शादो के मुतालिक पूछता रहा। फिर उसने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी। थानेदार ने कहा कि वो 30 जून को जड़ानवाला से चली थी, लिहाजा 1 जुलाई को शहजादपुर पहुंची होगी। मैं रेलवे स्टेशन के रजिस्टर से मालूम करूंगा कि 1 जुलाई को शहजादपुर के स्टेशन पर कौन और कितने सिपाही ड्यूटी पर थे। हो सकता है कि उन्होंने एक तन्हा औरत को बच्चे के साथ देखा हो। तुम शादो की एक तस्वीर हमें ला कर दो। अगर वो शहजादपुर तक आई होगी तो कोई ना कोई इसे पहचान लेगा। फरीद घर आया और वहाँ से शादो की एक तस्वीर लेकर थाने पहुँचा दी। इसके बाद भी वो इत्मीनान से नहीं बैठ सका। आसपास के ज़मींदारों के यहाँ जाकर पूछता रहा। जिनसे झगड़ा करके जेल गया था, इनके यहाँ भी गया, मगर नाकामी हुई। किसी ने शादो का साया तक नहीं देखा था। वो आधी रात को घर आया, थकन से चूर था, न बच्चे को चूम सका और न ही कुंदन से मोहब्बत के 2 बोल कह सका। बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद सो गया। कुंदन तमाम रात अपनी चरपाई पर करवटें बदलती रही और फरीद की बेतनाई और बेमुरवती पर झुंझुलाती रही। वो सुबह उठी तो रूठी हुई थी। फरीद ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आँख खुलते ही वो फिर शादो की गुमशुदगी के मुतालिक सोच रहा था। वो बिस्तर से उठकर सोच में डूबा हुआ कमरे से बाहर आया। इतने दिनों बाद पहली बार आंगन में आया। फिर सुर्ख गुलाबों को देखते ही उसका दिल बेइख्तियार धड़कने लगा। उसने खुशी से चीखते हुए कुंदन को आवाज़ दी, कुंदन, तुमने मुझे बताया नहीं कि हमारे यहाँ सुर्ख गुलाब खिल रहे हैं। ये सब कैसे हो गया? ये कैसे मुमकिन है? सफ़ेद गुलाब सुर्ख कैसे हो गए? बुढ़िया ने बर्च खाने से निकलकर कहा, बेटा, ये सब खुदा की कुदरत है।
तुमने जो पौधे लगाए थे वो सूख चले थे। तुम्हारे मजदूर ने इन्हीं पौधों की हरी शाखें काट कर दोबारा लगा दी थी। तुम्हें ये पसंद है, इसलिए कुंदन दिन रात इनकी देखभाल करती है। फरीद पौधों के करीब पहुंच गया था। इसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। वो दीवानावार एक एक पौधे के करीब जा रहा था, एक एक गुलाब को देख रहा था। इनकी रेशमी पंखुड़ियों को लजरती उंगलियों से छू रहा था। कुंदन दरवाजे पर खड़ी दांत पर दांत जमाए, होठों को सख्ती से भींचे उन गुलाबों को देख रही थी। नहीं, अपनी सोकन को देख रही थी। फरीद ने उसे इतनी तवज्जो से नहीं देखा था, मगर गुलाबों को दिल की गहराइयों से देख रहा था। उसे हाथ नहीं लगाया था, मगर सोकन के सुर्ख पैरहन को छू रहा था। अब वो एक पौधे के करीब दो जानों हो गया था और एक गुलाब को दोनों हाथों से थाम रहा था। वो गुलाब की पत्तियों में छुपी हुई शबनम के आंसू रो रही थी। शायद वो खुशी के आंसू थे कि एक मुद्दत के बाद महबूब की कुर्बत नसीब हुई थी। फरीद बड़ी मोहब्बत और बड़ी लगन से उसे देख रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर झुक रहा था। फिर उसने अपने होंठ उस पर रख दिए और अपनी आंखें बंद कर लीं। और तब आंखें बंद करते हुए उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे उसकी तलाश ख़त्म हो गई हो। वो जाने बहार फूलों के रूप में मौजूद है। आग लग रही थी, आग लग रही थी। कुंदन जल रही थी। वो सिर्फ गुलाब नहीं थे, अंगारे थे जो इसके जिस्म के एक एक हिस्से को दाग रहे थे। वो तड़प रही थी और अपने अंदर चीख रही थी, अरे कमीनी, तुझे किस लिए मारा था? क्या इसलिए कि मरने के बाद भी तू मुझे जलाती रहे और सोकन बनकर मेरे खामिंद का रास्ता काटती रहे? कल से मेरी ऊपर ये कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, मेरी तरफ ज़रा आंख उठाकर नहीं देखता, बस तुझे तलाश करने में लगा हुआ है। वो दौड़ती हुई अपनी माँ के कमरे में चली गई और बिस्तर पर औंधे मुँह गिरकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद माँ ने आकर बताया कि फरीद नाश्ता किए बगैर थाने की तरफ चला गया है। बस यही बातें जी को जलाती थीं कि इसे खाने पीने का होश नहीं है, बीवी बच्चे की परवाह नहीं है। रात को मुसाफिर की तरह आया और सुबह उठकर सोकन को गले लगाया, इसे प्यार किया और चला गया। वो गुस्से में तनतनाती हुई कमरे से निकली, आंगन में आई और गुर्राती हुई इन गुलाबों को देखने लगी। फिर वो पाँव पटकती हुई इस फूल के पास आ गई जिसे वो चूम कर गया था। इसके तन बदन में आग लगी हुई थी। वो गुस्से की शिद्दत से कांप रही थी। उसने एक झटके से दायां हाथ उठाया और पूरी कुव्वत से उस फूल को एक तमाचा रसीद कर दिया। हाय! एक ज़ोर की चीख बुलंद हुई। वो फूल की चीख नहीं थी। कुंदन चीखती चिल्लाती वहाँ से भागी आ रही थी। माँ ने कमरे से निकलकर परेशानी से पूछा, क्या बात है बिटिया, क्या हो गया? बिटिया बीच आंगन में आकर गिर पड़ी थी और दहशत ज़दा सी होकर कभी फूल की जानिब देख रही थी और कभी दाएं हाथ की हथेली को। इस हथेली पर खराशें पड़ी हुई थीं और इनमें से खून की सुर्खी झलक रही थी। कांटों ने तमाचे का जवाब दिया था और वह फूल ज्यों का त्यों उन कांटों की आगोश में मुस्कुरा रहा था। फरीद थानेदार के साथ शहजादपुर गया था। 1 जुलाई को जिन सिपाहियों की ड्यूटी स्टेशन पर थी, उनमें से एक सिपाही ने शादो की तस्वीर पहचान कर कहा कि इस औरत को उसने स्टेशन मास्टर के साथ देखा है। स्टेशन मास्टर ने बताया कि वो औरत उस्मान कोट का रास्ता पूछती हुई इसके पास आई थी। उसने फलां गधा गाड़ी वाले से कहा था कि इसे उस्मान कोट तक पहुंचा दे। फिर थानेदार ने गधा गाड़ी वाले को पकड़ लिया। वो कस्में खाने लगा कि उस औरत को वो उस्मान कोट तक सही सलामत पहुंचा कर आया है, लेकिन इसके सच पर किसी ने यकीन नहीं किया। थानेदार ने उस पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। फरीद ने कहा, अगर तुम उसे मेरे घर तक पहुंचाते तो वो घर में ही मिलती। सच सच बताओ कि तुम उसे कहाँ ले गए हो? गाड़ीबान ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि उसे आपके दरवाजे तक पहुँचा कर आया हूँ। थानेदार ने पूछा, क्या तुम उन औरतों को पहचान लोगे जिन्होंने शादो को घर में बुलाया था? औरतें? गाड़ीबान ने बौखला कर कहा, वहाँ मैंने किसी औरत को नहीं देखा है। मेरा मतलब है कि मकान का दरवाज़ा बंद था। मेरे वापस जाने तक वो औरत खड़ी हुई थी। इसने दरवाज़ा खटखटाकर किसी को आवाज़ नहीं दी थी।
मैं नहीं जानता था कि मेरे जाने के बाद वो इस मकान में गई थी या किसी दूसरी तरफ चली गई थी। ये बकवास करता है थानेदार साहब, फरीद ने कहा। शादो दरवाजे तक पहुँचे और घर के अंदर न जाए, ये कैसे हो सकता है? ये बदमाश है, झूठ बोलता है। मेरे खेत मजदूरों ने और गवाले ने भी शादो को नहीं देखा है। फ़र्ज़ कर लिया जाए कि मेरी दूसरी बीवी ने शादो को शौकन समझकर घर में घुसने नहीं दिया था। ऐसी सूरत में वो वक्ती तौर पर पनाह लेने करीबी बस्ती में जाती या आसपास के किसी ज़मींदार के यहाँ पनाह लेती, लेकिन तमाम लोगों का यही बयान है कि उन्होंने शादो को कहीं नहीं देखा है। यकीनन के बदमाश उसे कहीं ले गया है। न जाने उसके साथ क्या सलूक किया है, न जाने वो कहाँ है और किस हाल में है। थानेदार ने कहा, मैं समझ रहा हूँ, ये बदमाश सीधी तरह सच नहीं बोलेगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसे हवालात में बंद करो। रोज़ सुबह शाम डंडे पड़ेंगे तो इसका बाप भी सच बोलने पर मजबूर हो जाएगा। गाड़ीबान चीखता चिल्लाता रोता पीटता रहा, मगर उस पर लात, जूते और डंडे बरसते रहे। जब मार खा खा कर उस पर नींद बेहोशी तारी हो गई तो उसे हवालात में बंद कर दिया गया। जुर्म किसी ने किया था, शामत किसी की आई थी। वापसी पर थानेदार ने फरीद से कहा, ये गाड़ीबान इसी तरह मार खाता रहेगा मगर सच नहीं बोलेगा। अक्सर ऐसे मुजरिमों से हमारा साबका पड़ता है, जो औरतों को अगवा करते हैं, इन्हें बेचते हैं या कत्ल कर देते हैं। गिरफ्तार होने पर अपने जुर्म का इकरार नहीं करते, क्योंकि फांसी या उम्र कैद की सज़ा होती है। इनकार करते रहने से ज़्यादा 2-4 रोज़ तक मार खानी पड़ती है। इस गाड़ीबान के खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं है कि इसने शादो को कहीं बेच दिया है या कत्ल कर दिया है। कानून हर पहलू को टटोलता है। ये भी हो सकता है कि इसने शादो को घर के दरवाजे तक पहुंचा दिया हो। तुम्हारी दूसरी बीवी ने इसे घर में आने की इजाज़त ना दी हो, या शादो ने शौकन के साथ रहना गवारा ना किया हो। वो पनाह की तलाश में किसी दूसरी जगह गई हो और किसी दूसरे के हत्थे चढ़ गई हो। सोचने और अमल करने के हज़ार रास्ते हैं। थानेदार इसके साथ घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उसने कुंदन और इसकी माँ को बुलाकर मुख्तलिफ सवालात किए। दोनों माँ बेटी समझती थी कि ऐसी तहकीकात से भी गुजरना होगा। उन्होंने पहले ही सोच लिया था और फैसला कर लिया था कि चाहे जान चली जाए मगर वो इकरार नहीं करेंगी कि शादो यहाँ आई थी। थानेदार मायूस होकर चला गया। गाड़ीबान पर खोखला मुकदमा चलाया जा सकता था, मगर ये साबित नहीं किया जा सकता था कि शादो को उसने गुम किया है या शादो खुद कहीं चली गई है। कुंदन पर भी शुबा नहीं था। सब यही कहते थे कि किसी ने शादो को उस्मान कोट में नहीं देखा है। घर की गूंगी दीवारें इस खूनी वाक़ये की गवाही नहीं दे सकती थीं। आंगन में खिलने वाले सुर्ख गुलाब रह रहकर फरीद की तवज्जो को पुकारते रहते थे। फरीद इन्हें देखता था, छूता था, सूंघता था, मगर समझ नहीं सकता था। बस दिल था कि उधर खिंचा चला जाता था। सुबह शाम जब उसे फुर्सत मिलती वो कुएं के चबूतरे पर आकर बैठ जाता। एक अजीब हसरत भरी मुस्कुराती हुई आंखों से उन फूलों को देखता और ज़ेरे लब बुलबुलाता रहता। नीम दीवानगी सी थी। वो क्या बुलबुलाता है ये किसी की समझ में नहीं आता। कुंदन उधर से गुजरती तो यही समझती कि वो शादो से बातें कर रहा है। क्या वो समझ रहा है कि शादो वहाँ छुपी हुई है, या वो लहू के फूल चुगली खा रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। वो मरने वाली हर वक्त उस मुजरिमा का दिल दहलाती रहती थी। फिर एक रात कुंदन इसकी करीब आ गई और बोली, तुम कब तक मुझसे दूर रहोगे? मैं बहुत परेशान हूँ कुंदन। तुम मुझे समझने की कोशिश करो फरीद। मैं तुम्हारी परेशानियाँ दूर कर दूँगी। मैं तुम्हें इतना प्यार दूँगी कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। ये कहकर उसने गले में बाहें डाल दी। फरीद ने गहरी संजीदगी से उसे देखा। वो भी प्यार की और तवज्जो की मुस्तहिक थी। वो भी बीवी ही थी। ऐसी बीवी थी जो एक गुनाह की सज़ा भुगतने के बाद मिली थी। बाज़ औरतें ऐसी होती हैं जो आम हालात में ज़रा अच्छी नहीं लगती, सिर्फ बर्दाश्त कर ली जाती हैं। फरीद ने खामिंद का फ़र्ज़ निभाने के लिए सर झुकाकर कहा, ठीक है।
कमरे की तारीकी में फरीद ने कुंदन को गुम कर दिया और आंखें बंद करके शादो को तलाश करने लगा। वो आ गई। बेइख्तियार फरीद के मुंह से निकला, शादो, मेरी शादो, मैं अब तुमसे दूर नहीं। यकबेक कुंदन तड़प कर बोली, कौन शादो? कहाँ की शादो? मर गई तुम्हारी शादो? तुम शादो समझकर मेरे करीब आए हो? मैं कुतिया बनना पसंद करूँगी, मगर शादो बनकर तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। वो रोती हुई अपनी मंची पर आकर गिर पड़ी। फरीद अंधेरे में अपना सर थामे बैठा रहा और सोचता रहा, क्या करूँ मैं? जब इन गुलाबों को देखता हूँ तो वो आप ही आप मेरी निगाहों के सामने रोशन हो जाती है। कुंदन, वो चौंक कर आंगन की तरफ देखने लगी। वो गुलाब, वो सुर्ख गुलाब, यकीनन उसे शादो की याद दिलाते हैं। इस औरत ने इनकी सुर्खी में अपना लहू घोल दिया है और अब मेरी ज़िंदगी में जहर घोल रही है। वो तिलमिलाती हुई अपनी मुट्ठियाँ भींचकर मंची पर बैठ गई। फरीद अपनी मंची पर दूसरी तरफ मुँह किए लेट गया था। आहिस्ता आहिस्ता रात गुजरने लगी। एक बार बच्चा उठा तो कुंदन ने उसे थपक थपक कर सुला दिया। फिर रात की खामोशी में फरीद के खर्राटे गूंजने लगे। जब उसे यकीन हो गया कि वो गहरी नींद सो गया है तो वो मंची से उतर गई। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अपने कमरे से निकलकर अपनी माँ के कमरे में आई। वहाँ उसने अपने मरहूम बाप का संदूक खोला और इसमें से वो खंजर निकाल लिया। वही खंजर एक बार जिसकी धार आजमा चुकी थी। आज वो सर कलम करेगी, एक एक फूल का, एक एक शाख और एक एक पौधे का। आज के बाद इस आंगन में लहू के फूल नहीं खिलेंगे, ना फूल खिलेंगे, न फरीद इन्हें देखेगा और न ही उसकी याद आया करेगी। वो तमाम पौधों को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। ठीक है कि फरीद नाराज़ होगा, देश में आकर उसे मारेगा, कोई बात नहीं। अपने मर्द की मार भली है, मगर शोकन के चुभते हुए कांटे सहे नहीं जाते। बस आज आखिरी फैसला है। आज फिर दो शोकनों के दरमियान एक फैसला कुन जंग होगी। सुबह हो रही थी। आंगन पर साया करने वाले दरख्त की शाखों पर चिड़ियाँ चहचहा रही थीं और इधर से उधर फुदकती हुई गुलाब के पौधों की जानिब देख रही थीं। तमाम पौधे सरे मगरूर की तरह तने खड़े थे और सुर्ख गुलाब हवा की छेड़खानी से झूम झूम कर मुस्कुरा रहे थे। खबीस बुढ़िया ने अपने कमरे से निकलकर बावर्ची खाने की तरफ जाते हुए इन पौधों की जानिब देखा तो ठिठक गई। फिर उसका कलेजा कांप गया। फिर वो हलक के बल चीखती हुई कुएं के चबूतरे और पौधों के दरमियान आई और अपनी बेटी के पास दोजानों होकर उस पर झुक गई। कुंदन ज़मीन पर चित पड़ी हुई थी। उसका सर कुएं के चबूतरे पर टिका हुआ था। आंखें फैल गई थीं, मुंह खुल गया था और सांस रुक गई थी। बुढ़िया की चीखें सुनकर फरीद दौड़ता हुआ आया और हैरानी से उसे देखने लगा। पहले उसने नफ्स टटोली, फिर उसके सीने पर हाथ रखा। वो मर चुकी थी। उसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था। यकीनन दो शौकनों के दरमियान ज़बरदस्त फैसला कुन जंग हुई थी। इसके जिस्म और चेहरे पर ऐसी खराशें पड़ी हुई थीं जैसे शादों ने अपने नाखूनों से पे दर पे हमले किए हों। कुंदन का खंजर पौधों के दरमियान ज़मीन पर पड़ा हुआ था। फरीद शदीद हैरानी से देखता रहा और सोचता रहा, लेकिन इसकी समझ में नहीं आया कि वो पिछली रात किससे लड़ती रही थी। वो कत्ल करने के लिए खंजर लेकर आई थी और वो कौन है जिसने इसके लिबास की धज्जियाँ उड़ा दी हैं और जिस्म और चेहरे को लहूलुहान कर दिया है। 1 घंटे बाद थानेदार अपने सिपाहियों के साथ आया तो वो तमाशा इसकी समझ में भी नहीं आया। इसने सख्ती से पूछगछ की। न बुढ़िया अपनी बेटी की दुश्मन थी और न ही फरीद का अपनी बीवी से झगड़ा था। इन दोनों पर शुबा नहीं किया जा सकता था कि उन्होंने कुंदन को हलाक किया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए शहर भेज दिया गया। दूसरे दिन शाम को रिपोर्ट मिली कि हरकतें कल्ब बंद होने से मौत वाक़ई हुई है। इसके लिबास में 2-1 चुभे हुए कांटे पाए गए थे, जिनसे ये नतीजा अखज़ किया गया था कि इसके जिस्म और चेहरे पर कांटों से खराशें पड़ी थीं। थानेदार दूसरी बार आंगन में आया। इसके साथ फरीद ने भी पौधों का करीब से मुआयना किया तो एक आध जगह लिबास के उजले हुए धागे कांटों से उलझे हुए नजर आए। कहीं कहीं शाखें और फूल ज़मीन की तरफ झुक गए थे।
लेकिन इन्हें देखकर सिर्फ इतना ही मालूम हुआ कि कुंदन इनके दरमियान से गुजरी थी, मगर उनके दरमियान से गुजरना और बात है और दुनिया से गुजर जाना और बात है। इस हकीकत का पता नहीं चल रहा था कि वो खंजर लेकर वहाँ क्यों आई थी और इस कदर कैसे दहशतज़दा हो गई कि हरकतें कल भी बंद हो गई। वो दहशतज़दा करने वाली हस्ती कौन थी? बहुत मुश्किल है। बाज़ औक़ात हकीकत तक पहुँचना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे वक्त ज़ईफ़ुल एतक़ादी पर तकिया किया जाता है। पिछली रात अंधेरी थी। सितारों की रोशनी बस इतनी थी कि आंगन में एक साया हरकत करता नजर आ रहा था। एक चुड़ैल खंजर बकफ जा रही थी, नाप तोल कर कदम रख रही थी, कुछ इस तरह सहमी हुई थी जैसे फिर एक बार जीती जागती शौकन से नबर्द आजमाई के लिए जा रही हो। पहला तजुर्बा याद था कि शौकन ने कैसी जीदारी से मुकाबला किया था, इसलिए इंतकाम के शदीद जज्बे के पीछे खौफ और दहशत भी चुटकियाँ ले रही थी। ऐसे ही वक्त जब वो पौधों के करीब पहुंची तो वहाँ की ज़मीन ऊंची नीची थी। डगमगाते हुए कदम मुतवाज़िन न रह सके और वो लड़खड़ा कर ऐसी गिरी कि गिरने के दौरान कितने ही कांटों से ज़ख्मी होती हुई पौधों के दरमियान पहुंच गई। एक तमाचा मारने पर हथेली ज़ख्मी हुई थी। खंजर बकफ आने पर सारे जिस्म में कांटे चुभ रहे थे, जैसे शौकन अपने नाखूनों से खराशें डाल रही हो। उसने करवट बदल कर उठने की कोशिश की तो इसके जिस्म का बोझ एक पौधे पर पड़ा, इस पौधे का बोझ दूसरे पौधे पर पड़ा और वो एकदम से बौखला गई, क्योंकि एक साथ दो पौधे उसकी गर्दन पर ऐसे झुक गए थे जैसे गला घोंटने आ रहे हों। एक बड़ा सा सुर्ख गुलाब उसकी आंखों के सामने था और उसमें से शादो झांक रही थी। शौकन का जिंदा चेहरा देखकर उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ हलक में फंसकर रह गई थी। न जाने खंजर हाथ से छूटकर अंधेरे में कहाँ जा पड़ा था। वो तड़प कर करवट बदलती हुई दूसरी तरफ के पौधों पर चली गई। वहाँ भी वही हशर हुआ। कपड़े फट रहे थे, नोकीले नाखून इसे नोच खसोट रहे थे। वो इधर से उधर हो रही थी, उलट पुलट हो रही थी, शौकन के शिकंजे से निकलने की जिद्दोजहद कर रही थी। शादो इसे झंझोड़ रही थी, बार बार उसे पटक रही थी, उसका गला घोंट रही थी, इसे तड़पा तड़पा कर मार रही थी। वो आखिरी बार उठी तो कांटे शलवार की धज्जियों से उलझ गए और वो चबूतरे के पास गिर पड़ी। ऐसी गिरी कि फिर ना उठ सकी। दहशतज़दा दिल अपनी धड़कनें भूल गया। बहुत मुश्किल है, बाज़ औक़ात हकीकत तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। वो बुढ़िया दरवाजे पर बैठी कुएं के उस पार देखती है, इबरत हासिल करती है और बार बार हाथ उठाकर तौबा तौबा करती है। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। वो अपनी कब्र के किनारे पहुंचती जा रही है। बेटी मर गई है, वो भी कुछ दिनों में फना हो जाएगी, मगर वो लहू के सुर्ख गुलाब खिलते हैं और खिलते रहेंगे। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। बच्चा 5 बरस का हो गया है। वो आंगन में खेलता है। खेलते खेलते अपनी अनदेखी और अनजानी माँ के पास आता है और दूध का चटखारा लेने वाले होठों से अपनी माँ को चूमता है और आइंदा भी चूमता रहेगा। सुर्ख गुलाब की मोहब्बत इसे विरसे में मिली है। फरीद सुबह खेतों में जाने से पहले और खेतों से आने के बाद चबूतरे पर बैठ जाता है और हसरत भरी नज़रों से मुस्कुराते हुए सुर्ख गुलाबों को देखता है, अपनी मोहब्बत को देखता है, लेकिन मोहब्बत का चेहरा नहीं देख सकता। शादो इसी तरह आँख मिचोली खेलती रहेगी।